अच्छा यार, ऐसा है कि लास्ट क्लास में मैंने ओवरहेड स्टार्ट करवाया था। और ओवरहेड्स में हम लोगों ने एक थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ओवरहेड्स में पढ़ा क्या था कि ओवरहेड्स को डायरेक्टली किसी यूनिट को एलोकेट नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते पर यूनिट की ये कॉस्ट ओवरहेड की डायरेक्टली। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, उसके बारे में ये है कि आप उसको डायरेक्टली एक यूनिट तक एट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे एक टेबल है, उसको पे कितनी लकड़ी लगेगी तो आप बता सकते हो कि अच्छा यार ये इतनी लकड़ी है तो इसकी कॉस्ट ये होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यार एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, या फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में एक गार्ड है, उसको 50,000 सैलरी मिल रही है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सारे 3-4 प्रोडक्शन लाइंस चल रही हैं, तो हर प्रोडक्शन लाइन के अंदर कितने यूनिट्स बन रहे हैं, तो एक यूनिट तक गार्ड की कितनी कॉस्ट जाएगी, यानी वो एलोकेट कितना करेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी चीज बेचता हूँ तो मैं कहता हूँ ना कि इसके अंदर सारे खर्चे मेरे बिजनेस के पूरे आए फिर मैं प्रॉफिट रखूं। तो वो ओवरहेड्स जो हैं उनका मसला ये आता है कि वो डायरेक्टली एलोकेट नहीं होते डायरेक्टली। इसके लिए वर्ड यूज होता है कि डायरेक्टली आप अपोर्शन नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता नहीं सकते, एकदम से नहीं बता सकते कि क्या वैल्यू आप मतलब रखोगे किसी भी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैं ये वर्ड बोलना चाह रहा था। अच्छा, अब फिर क्या करोगे इसके लिए, आपको ओवरहेड्स के लिए फिर प्रॉपर 4 स्टेप से गुजरना था। 4 स्टेप में गुजरने के लिए मैंने पॉइंट बताया था: एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हमने कर लिया था, कैलकुलेशन समेत कर लिया था। वो जो लास्ट लेक्चर की वैल्यूज थी वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं की, लेकिन वहां पे भी मैंने ऐसे वैल्यूज लिखी थी। मैंने पहले एलोकेशन समझाया, फिर मैंने वैल्यूज लिखी, फिर उसके बाद अपोर्शनमेंट समझाया, अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला भी समझाया, और उसके मुताबिक वैल्यूज लिखी। वैल्यूज मैंने थोड़ी यहाँ पे चेंज कर दी है वैसे, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, वो वैल्यूज में समझ आनी चाहिए थी। तो कॉन्सेप्ट मैंने अपोर्शनमेंट का भी लास्ट क्लास में समझा दिया था। अच्छा, अब ये मिशाल मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है। वैसे ड्राइव पे जो है ना, फोल्डर में ही उसी फोल्डर में ऐड होगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको गाइड कर दूंगा क्लास के बाद। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या सीन है कि हम लोगों ने रीअपोर्शनमेंट पढ़ना है, लेकिन अपोर्शनमेंट के अंदर एक दो चीजें मैंने भी आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अपोर्शनमेंट के अंदर एक दो चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो ये: सबसे पहले अपोर्शनमेंट में हमने सीखा गया था कि ओवरहेड्स को शेयर करना, डिवाइड करना ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस। यानी एज्यूम करते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है 50,000, तो इसको पूरे यूनिट्स पे एब्जॉर्ब, यानी पूरे यूनिट्स पे अपोर्शन करना, पूरे यूनिट्स तक वो देखना कि यार किस तरह हम इस फॉर एग्जाम्पल किस इतने यूनिट्स तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट की कितनी एक यूनिट के पीछे कितनी रेंट की कॉस्ट एज्यूम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ओवरहेड है, ओवरहेड डायरेक्टली यूनिट तक जाता नहीं था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि फिर आप क्या करते हो, एक डिपार्टमेंट तक उसकी कॉस्ट ले जाते हो, एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हो डिपार्टमेंटल लेवल पे। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें मैंने फॉर्मूला सिखाया। फॉर्मूला में मैंने बताया कि आपको जितने भी ओवरहेड्स है उसको डिवाइड बाय बेस करने हैं। तो हर ओवरहेड की अपनी बेस होती है। यानी मैं अगर बोलूं कि एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, इन दोनों, ये एक ही बिल्डिंग में दोनों डिपार्टमेंट्स है। जिस जिस बिल्डिंग का रेंट आया फॉर एग्जाम्पल 5,000, इस बिल्डिंग का रेंट आया 5,000। अब मैं ये नहीं कह सकता, अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि 5,000 में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को 2500 और 2500 एलोकेट कर दो। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 हो फॉर एग्जाम्पल 10,000 स्क्वायर फुट का, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 हो सिर्फ 4,000 स्क्वायर फुट का। तो अब जगह एक ने कम ली हुई है, एक ने ज्यादा ली हुई है, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आप इसको सही से इस तरह डायरेक्टली आप कर ही नहीं सकते डिवाइड, इक्वल बेसिस पर डिवाइड नहीं कर सकते। यूजेज देखी जाएगी। तो हर ओवरहेड की एक प्रॉपर बेस होती है। हर ओवरहेड को देखा जाता है कि जब इसको अपोर्शन करना है तो किस बेस पे करना है। यहाँ मैंने वो सारे अपोर्शनमेंट, यहाँ सारे मैंने ओवरहेड्स लिखे हैं, और ओवरहेड्स के आगे मैंने ये सब की बेसिस लिखी है। तो एक एक करके हम इस बेस को डिस्कस करते हैं। 1 मिनट अजान हो जाए, कंटिन्यू। अच्छा, हम इस पॉइंट पे थे कि ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट के लिए प्रॉपर एक बेसिस होती है। मतलब आपको जब एक डिपार्टमेंट में किसी भी को ओवरहेड कॉस्ट यानी फैक्ट्री रेंट या कोई भी ऐसी चीज को अपॉर्शन करना होता है, तो प्रॉपर बेसिस का यूज करते हो।
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जब पढ़ा था तो हमने रेंट की बात की थी कि फैक्ट्री का रेंट है, तो रेंट के लिए अब क्या होगा, अगर फैक्ट्री या किसी भी जगह की रेंट की बात आ जाती है, रेंट की बात आ जाती है, तो ऑब्वियसली फिर आप क्या बेस रखोगे, फ्लोर एरिया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया आप उस कॉस्ट को डिवाइड करोगे। यानी फॉर एग्जाम्पल ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब मैं ये अभी समझाऊंगा कि प्रोडक्शन और सर्विस में फर्क क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक रेंट है, फॉर एग्जाम्पल जितना भी रेंट है वो डिवाइड होना है चारों में। तो चारों में एक ये नहीं देखा जाएगा कि रेंट अगर 1 लाख रुपए तो 25-25 हजार चारों को एलोकेट करके चुप हो जाओ, नहीं। आप देखोगे बेस, अब बेस क्या है, फ्लोर एरिया। आप देखोगे कि भाई हर किसी को एरिया कितना अवेलेबल है, जिसको जितना ज्यादा एरिया है ईमानदारी से उतना रेंट उसको सिर्फ एलोकेट अपोर्शन कर दो। इसी तरह कुछ बेसिस और हैं। अगर फैक्ट्री के रेंट के साथ रिपेयर की भी बात हो, फैक्ट्री के इंश्योरेंस की बात हो, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो जो जो बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेंस, जैसे रेंट है, जैसे रिपेयर, जैसे इंश्योरेंस, जैसे इसमें आप डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो, इस तरह के तमाम खर्चों के लिए जो बेस है वो है फ्लोर एरिया। अब ये कैसे टेस्ट हो सकती है, एक तो कैलकुलेशन में जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी अपॉर्शनमेंट की, और बेसिस हमने लास्ट लेक्चर में नहीं की थी इसलिए ये डिटेल में करवा रहा हूँ। और दूसरा थ्योरेटिकली भी तुमसे वो पूछ सकता है कि अगर फैक्ट्री का फॉर एग्जाम्पल रिपेयर का खर्चा है या रेंट का खर्चा है, ये इतना खर्चा हुआ, तो वो एलोकेट करते हुए फ्लोर एरिया देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई खर्चा, कोई ओवरहेड रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, यानी प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई भी ऐसा खर्चा आता है आपकी क्या कहते हैं क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन हो या थ्योरेटिकल, तो आपके लिए जो बेस है वो वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ मशीनरी है। नॉर्मली आपके लिए यही बेस है। लेकिन जैसे पहले तो था ना, रेंट के लिए तो सिर्फ एक ही बेस है, रेंट फ्लोर एरिया, आपने फ्लोर एरिया लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू ऑफ मशीनरी नहीं है, आपके पास वैल्यू ऑफ मशीनरी नहीं गिवन, तो फिर आप उसकी जगह मशीन आवर्स भी यूज कर सकते हो। और अगर मशीन आवर्स नहीं है तो फिर आप नंबर ऑफ मशीन्स भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मशीन्स को भी बेस ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि जो आपको दिया हुआ है आप उसको यूज कर सकते हो एज अ बेस। ठीक है। अच्छा, ये हो गई प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। अगर कोई बेस आएगी आगे हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपकी खुद भी करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें हम ये चीज देखेंगे। उसके बाद अगर आपके सवाल में ओवरहेड है पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट क्या होता है, देखो जो बड़े बिजनेस होते हैं ना उनको उनको एक ज्यादा पावर चाहिए, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी और प्रोडक्शन प्लांट लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और सारी पावर चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली कॉस्ट वगैरह इंक्र करनी पड़ती है पावर के लिए। तो उस कॉस्ट को अगर फॉर एग्जाम्पल एलोकेट करना है, तमाम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, तो इट विल बी द बेस ऑफ परसेंटेज ऑफ पावर, यानी जो डिपार्टमेंट जितने परसेंट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है उसी बेस पे, उसी सेम बेस पे उसी को उसको कॉस्ट को भी एलोकेट किया जाए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉर्मली अगर हम अपने पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे हम कहते हैं इतने यूनिट्स है इतना बिल आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी को नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे आप एलोकेट करते हो। लेकिन आपकी बुक के मुताबिक जिसको आपको फॉलो करना है इन योर एग्जाम भी, फ्लोर एरिया इज द बेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सवाल आए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है 4 डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करनी है, सो यू हैव टू यूज फ्लोर एरिया एज योर बेस। अच्छा, इसके बाद ये तो है फ्लोर एरिया हो गया। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग, आपको पता है यूके में हीटिंग और लाइटिंग का इकट्ठा बिल आता है, और ऑब्वियसली सर्द मुल्क है, तो वहां पे क्या कहते हैं हीटिंग वगैरह का भी इंटरनल सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे एसी लगते हैं, वहां पे हीटिंग के सिस्टम है। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस में किसी जगह पे ओवरहेड कंज्यूम हो रहे हैं, ओवरहेड लग रहे हैं ऑन हीटिंग एंड लाइटिंग, तो और डिपार्टमेंट ज्यादा है और आपको उन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, तो आपको किस बेस पे डिवाइड करना है, इसकी दो बेसिस हैं। या वॉल्यूम ऑक्युपाइड, यानी जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया उस बेस पे, या फ्लोर एरिया। अगर वॉल्यूम ऑक्युपाइड गिवन है तो आपको वॉल्यूम ऑक्युपाइड ही यूज करना है, फ्लोर एरिया नहीं यूज करना है। यानी अगर दोनों गिवन है, अगर दोनों गिवन है तो आपको फिर पहले नंबर पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड को यूज करना है। अगर वो नहीं गिवन, दूसरे नंबर पे आप फ्लोर एरिया को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, वैसे तो मैंने ये करवाया हुआ है लेकिन जस्ट फॉर योर रिवीजन एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एज्यूम करो
कि एक फैक्ट्री है जिसमें हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट इंकर हो गई ऑफ $12,000। अब उसने आपको बताया हुआ है कि फैक्ट्री के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। उसने आपको दिए हुए फ्लोर एरिया ऑफ 600 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फुट। और उसने आपको साथ ही फ्लोर एरिया के साथ वॉल्यूम ऑक्युपाइड भी दिया हुआ है, 300 मीटर क्यूब और 300 मीटर क्यूब। अब ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होता है और जमीन यानी फ्लोर एरिया स्क्वायर में होता है, तभी मैंने उसको स्क्वायर फुट लिखा है। अब देखो आप लोगों के सामने एक ओवरहेड है कितना, 12,000 का। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑब्वियसली ओवरहेड की जो कॉस्ट को अपोर्शन करने का तरीका सीखा था वो ये है। अपोर्शनमेंट निकालने का फॉर्मूला हमने जो सीखा था, जो फॉर्मूला था वो था टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट या टोटल ओवरहेड जितना भी है डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना उसको उसकी टोटल बेस से, यानी जितनी टोटल बेस बनती है। बेस तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके ओवरहेड के लिए कौन सी बेस इस्तेमाल हो रही है। मल्टीप्लाई जिस डिपार्टमेंट की निकालनी है कॉस्ट उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम डिपार्टमेंट 1 का खर्चा निकालते हैं। अब देखो डिपार्टमेंट 1 जो है उसके लिए फॉर्मूला तो यही यूज होगा, टोटल ओवरहेड्स। ओवरहेड जो हमारे सवाल में जो भी रेलिवेंट खर्चा होगा, अब रेलिवेंट खर्चा हमारे सवाल में 12,000 है, तो 12,000 डिवाइड बाय टोटल बेस। अब बेस पे बात आती है, आपको फ्लोर एरिया भी गिवन है, आपको वॉल्यूम भी गिवन है। मुझे बताओ क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, दोनों गिवन है। बताओ भाई क्या यूज करोगे। बताओ सबने बताना, सबने देखो। जो आप फ्लोर नहीं यूज करेंगे, मैंने आपको यहाँ बताया ये, मैंने आपको यहाँ बताया। हाँ हमजा ये तकरीबन सेम ही है। अच्छा ये देखो, ये देखो वॉल्यूम और फ्लोर जब दिया होगा ना, इसमें वॉल्यूम और फ्लोर दिया होगा तो आपने वॉल्यूम को प्रायोरिटाइज करना है, यानी ये दोनों दिए होंगे फिर वॉल्यूम यूज करना है पहले, फिर फ्लोर नहीं यूज करना। हाँ अगर खाली फ्लोर दिया होता तो मैं फ्लोर यूज कर लेता, लेकिन प्रियोरिटी पे अगर वॉल्यूम गिवन है तो वो ही यूज करना है, सही है। तो अब हमने इसको फिर इग्नोर कर देंगे फ्लोर एरिया। अब इसकी टोटल बेस निकाल लेते हैं, टोटल आएगी 600 मीटर क्यूब। अब इसकी बेस पे हमें क्वेश्चन करना है, तो टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल बेस। टोटल बेस मेरे पास कितनी है, 600 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1 की बेस कितनी है, 300 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आ जाएगा कि $6,000 मैं एलोकेट यानी अपोर्शन करूंगा टू डिपार्टमेंट 1। और ऑब्वियसली डिपार्टमेंट 2 का भी तो 300 है ना, तो उसका भी यही आंसर आएगा, 6। और सेम 6,000 मैं करूंगा मीटर क्यूब फॉर डिपार्टमेंट 2। तो दोनों को 6,000 और 6,000 का खर्चा मैं एलोकेट करूंगा बेस्ड अपॉन देयर रेलिवेंट बेसिस, यानी on volume, not on the floor area, because volume is prioritized over the floor area when apportioning the heat and heating and lighting cost। तो इस तरह ये मैंने अपोर्शन किए। मुझे बताओ क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ जो मैंने अपोर्शनमेंट के लिए किया है। वैसे तो इस पर बड़ी डिस्कशन मैंने की हुई है इन द फर्स्ट लेक्चर, बट ये वाला सवाल क्लियर हुआ सबको, ये जरा बता दो। सर। अच्छा सर। अब जी जी। सर आवाज आ रही। अच्छा, मुझे पूछना था कि हमेशा यही जिस तरह से बेसिस आपने बताई हैं और जिस तरह से आपने नंबर 1 पे नंबर जी 2 जी, पे ये वाले, हमेशा ऐसे ही होगा। हमेशा ये कंफर्म है, ये फिक्स है, इसको याद करना है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अच्छा अब ऐसा है कि आपके पास ना एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के ना स्टेप हो जाता है। सबसे पहले एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट हो जाते हैं जैसे हमने किया।
अब यहाँ पे क्या स्टेप है, इससे आगे स्टेप पे जाने से पहले इससे अगला स्टेप है एक्चुअली रीअपोर्शनमेंट, जो हमने आज पढ़ना है, ठीक है। रीअपोर्शनमेंट जो है, रीअपोर्शनमेंट से पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का क्या फर्क है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में क्या फर्क है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों को आपको बता दूं सबको कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या इसको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट यानी सर्विस कॉस्ट सेंटर, इन दोनों में क्या फर्क है। एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्ट एक फैक्ट्री है ना, उसके अंदर अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो साथ उनकी हेल्प के लिए कुछ सर्विस डिपार्टमेंट भी हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ये वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन बजाते खुद कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो डिपार्टमेंट जिनके अंदर मशीनरी पड़ी हुई है, लेबर जाके माल बना रही है, अपना इन्वेंटरी बना रही है। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेल्पिंग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे अगर आप बात करो, यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन में बात करूं, तो असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट जहां पे सारे प्रोडक्ट्स जाके असेंबल होते हैं। पैकिंग डिपार्टमेंट जहां सारे ये कहते हैं प्रोडक्ट्स, माल जाके सारा पैक होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टिचिंग डिपार्टमेंट अगर कपड़ों के हिसाब से है तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा बॉयलिंग डिपार्टमेंट, अगर कोई चीज को बॉयलिंग की जरूरत है। फ्रीजिंग डिपार्टमेंट, इस तरह के काफी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेसेस हो रहे हैं, कोई मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन फैक्ट्री सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे नहीं चल रही होती, फैक्ट्री सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे नहीं चल रही होती, बल्कि साथ में सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। जैसे हेल्पिंग डिपार्टमेंट के स्टोर्स, अब माल आया तो माल डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो नहीं आ सकता ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माल पहले स्टोर्स में आता है फिर प्रोडक्शन को मिलता है। तो अब ये तो नहीं है कि स्टोर्स अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे बनाया हुआ तो प्रोडक्शन कोई और बनाया, फैक्ट्री के अंदर ही स्टोर्स होता है ना, वहीं से आगे रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता है, ठीक है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के बाद आप अगर बात करो कैंटीन की, अब बंदे हैं उन्होंने रोटी छोटी तो खानी है ऑब्वियसली ब्रेक टाइम में, तो ये भी हेल्प कर रहा है ना, हेल्पिंग के अंदर है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपकी कोई मशीनरी में मसला आता है उसके लिए डिपार्टमेंट है। तो जो हेल्पिंग डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है, इनकी एक बात यह है कि इनमें यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, यानी जो यूनिट्स बन रहे हैं ना फिनिश गुड्स, वो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहे हैं। बट सर्विस डिपार्टमेंट में नो यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इनमें यूनिट्स नहीं बन रही, ये जस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहे हैं। नो यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इससे साफ जाहिर होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट का किसी यूनिट बनाने में या यूनिट्स प्रोडक्ट बनाने में, फिनिश गुड्स बनाने में हाथ नहीं है। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन जिनमें यूनिट्स बनते हैं। अब मसला ये है, यहां से अगर हम बात करें, ये मैंने ऊपर यहीं पे हमने कैलकुलेशन कंटिन्यू करना है, यहीं से आगे कैलकुलेशन को कंटिन्यू करना है कि एज्यूम करो कि दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। बिजनेस के अंदर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने एलोकेशन की, एलोकेशन में मैं ले गया सारी वैल्यूज, ये तो है कल कल जैसे मैंने किया, मतलब लास्ट लेक्चर में जैसे किया। फिर अपोर्शनमेंट की, मैं अपोर्शनमेंट करके सारों के ओवरहेड्स एलोकेट अपोर्शन कर दिए। टोटल करके अगर मैं देखूं एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, तो 14,000 ये आ गया, 10,000, 7,000 और 7,3, 7,6, 13,000। अपोर्शन एलोकेशन और अपोर्शन के बाद जो फाइनल वैल्यूज आ गई ये आ गई। अब हमारा मकसद क्या था, ओवरहेड्स जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सबसे पहला मकसद मैंने पता क्या बताया था, सबसे पहला मकसद मैंने ये बताया था कि हमें एक्चुअली इस ओवरहेड को, ये जो यूनिट्स तक नहीं जाते ना, इनको लेके जाना है। हमने किसी तरह ये जो पूरी जंग लगाई हुई है ना एलोकेशन अपॉर्चमेंट और ये स्टेप्स की, इनका वाहिद मकसद, एक मकसद था कि ओवरहेड्स किसी तरह एक यूनिट को चार्ज हो सके, पता चल सके कि अगर मैं ये पेन बेच रहा हूँ फैक्ट्री में बना रहा हूँ, तो इसमें ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कॉस्ट, कैंटीन की कॉस्ट, या तमाम कॉस्ट का कितना खर्चा इसके अंदर जा रहा है, ताकि मुझे पता तो चले कि इसका खर्चा कितना है, फिर ही मैं बता सकता हूँ कि मैं बेचूंगा कितने में। यानी अज्यूम करो कि मैं अगर एक चीज बना रहा हूँ और मैं कहूँ यार इस पे 10 रुपए लगे हैं, मैं 15 की बेच दूं, बगैर सोचे कि भाई
यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वहां पे प्रॉपर एक अलहदा से पावर कोस्ट है, वहां पे गार्ड है, वहां पे स्टोर्स मैनेजर है, वहां पे सुपरवाइजर है, वहां पे कितनी लेबर काम कर रही है, हेल्पर हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ नहीं 10 की चीज है, 10 का माल लिया, रॉ मटेरियल 15 का बेच दो, ऐसे तो नहीं होगा। तो ओवरहेड एक यूनिट पे क्यों जा रहे हैं, मकसद तो ये था। मकसद तो ये था कि ओवरहेड कितनी वैल्यू एक यूनिट को जानी चाहिए ओवरहेड्स की, मेन मकसद। तो यहाँ आके रोला क्या पड़ गया कि दो डिपार्टमेंट्स अगर प्रोडक्शन है, चलो इनमें तो यूनिट्स बन रहे हैं, मुझे बताओ क्या ये सर्विस डिपार्टमेंट यूनिट्स बना रहा है? बताओ सर्विस डिपार्टमेंट यूनिट्स बनाते हैं? यस या नो? नहीं बनाते। अब सर्विस डिपार्टमेंट यूनिट्स नहीं बनाते, तो माशाल्लाह खर्चा तो वो कर चुके हैं। मतलब 7,000 खर्चा कर दिया है सर्विस ने, और 13,000 सर्विस वन ने, और 13,000 कर दिया सर्विस टू ने। अब बड़े मजे से इन्होंने खर्चा तो कर दिया, इस पोस्ट को यूनिट तक लेके जाना था हमें तो। चलो मैं मानता हूँ प्रोडक्शन वाले जो हैं या इस पे तो यूनिट्स बन रहे हैं, हम यूनिट्स तक एलोकेट कर सकते हैं, यूनिट्स को मतलब बता सकते हैं इतने यूनिट्स हैं, ये कोस्ट है, किसी ना पंगा शंगा करके कर सकते हैं। मसला असल में यहाँ आता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो तो यूनिट ही कोई नहीं बनाता, वो तो यूनिट ही कोई नहीं बनाता। तो यहाँ ये पॉइंट आता है कि हम जो है रीअपोर्शनमेंट में करते क्या है, ये जो स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट है, इनका खर्चा एक्चुअली एलोकेट कर देते हैं टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? सबसे बड़ी रीजन, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड किसको कर रहे हैं बताओ जरा। क्या सर्विस डिपार्टमेंट किस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बता सकते हो? सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो प्रोडक्शन की वजह ही से तो सर्विस बैठा हुआ है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री चल ही नहीं रही, तो कैंटीन वाला क्या करेगा वहां पे, स्टोर्स वाला क्या करेगा, तो ये तीनों, ये जो मेंटेनेंस वाला क्या करेगा, ये तीनों कहेंगे कि भाई हमारे पर हमें क्यों आके बोल रहे हो, हमें क्यों कह रहे हो कि आप यूनिट्स तो बनाते नहीं हो, खर्चा कर रहे हो। यही जो यूनिट्स बना रहे हैं हमसे सर्विस ले रहे हैं, हमारे जो खर्चा आ रहा है, हमारे जो कॉस्ट आ रही है, हम इन्हीं पे तो लगा रहे हैं, इसीलिए कॉस्ट आ रही है। तो वो खर्चा हमें दोबारा से फिर रीअपोर्शन करना है। रीअपोर्शन का मतलब ही ये है, रीअपोर्शन जो स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है हमारे इस पूरे प्रोसेस में, वो सिर्फ वाहिद एक ही मकसद है रीअपोर्शनमेंट का, और वो ये है कि चार्जिंग सर्विस ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। यानी जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करने का जो एक प्रोसेस है, वो रीअपोर्शनमेंट है। पहली अपोर्शनमेंट थी, हमने सारी कोस्ट को सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, उसमें हमने इस चीज की तमीज नहीं की कि कौन सा सर्विस है कौन सा प्रोडक्शन है। हमने कहा यार जो जितना सर्विस ले रहा है, जो जितनी बेस यूज कर रहा है, रेंट है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी, उनको डिवाइड कर दो। पहले पहले हमने डिवाइड किया, अपोर्शनमेंट में सारा डिवाइड हुआ पहले, फिर रीअपोर्शनमेंट दोबारा डिवाइड हुआ, लेकिन इस बार सारों में डिवाइड नहीं हुआ। इस बार जो सर्विस के ओवरहेड्स हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके एलोकेट, यानी डिवाइड अपोर्शन रीअपोर्शन होंगे। अब ये ऊपर वैल्यूज है, ऊपर वैल्यूज है, ठीक है। और नीचे मैं आप लोगों को रीअपोर्शनमेंट के लिए बता दूं कि क्या सारा सीन होगा, कि आपको फॉर्मूला यूज करना है जो अपोर्शनमेंट का है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। रीअपोर्शनमेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, अपोर्शनमेंट में था टोटल ओवरहेड्स, इसमें है टोटल सर्विस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, आगे सारा आगे सेम है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट बेस। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वो बेसिस नहीं है जो यहाँ पे होंगी, जो ये बेसिस है, ये तो अपोर्शनमेंट की बेसिस थी, ये तो अपोर्शनमेंट की बेसिस थी। तो इनकी बेसिस क्या है, अब हम उन पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखो हमारे ना हमारे कोर्स में सिर्फ 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, स्टोर्स, कैंटीन और मेंटेनेंस। स्टोर्स, कैंटीन और मेंटेनेंस। तो कौन से 3 डिपार्टमेंट्स हैं? स्टोर्स, कैंटीन और मेंटेनेंस। ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके खर्चे को एलोकेट करने के लिए ऑब्वियसली हमारी अप्रोप्रिएट बेस होना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देखो, सर्विस डिपार्टमेंट वन ने, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, सर्विस डिपार्टमेंट वन ने 7,000 रुपए लगाए, ऐसा ही है ना? क्या ये 7,000
प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 में इक्वल डिवाइड हो सकते हैं, यस या नो, बस इतना बता दो। इक्वल डिवाइड हो सकते हैं? आप लोगों का आंसर होगा नहीं। रीजन मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 से ज्यादा सर्विसेज ली हो। इसी तरह इस 13,000 को हम 6500 नहीं लिख सकते। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 ने ज्यादा सर्विस ली हो। तो यहाँ पर डिवाइड करने से पहले ना रीअपोर्शनमेंट, यही तो कहते हैं कि जब हम ये करते ही रीअपोर्शनमेंट इसलिए ताकि हम अप्रोप्रिएट बेस को ऑन अप्रोप्रिएट बेस यानी एक प्रॉपर बेस पे एलोकेट पोर्शन कर सके, जिस तरह यहाँ पे था और जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा ना ऑन अप्रोप्रिएट बेस, वैसे हम यहाँ पे भी इस चीज की तमीज कर सके, इस चीज के डिफरेंस कर सके कि जो सर्विस डिपार्टमेंट जितने फायदा जिस डिपार्टमेंट को देगा उसको उतना ही खर्चा एलोकेट होगा। अब स्टोर्स के लिए अगर वो बोलेगा कि स्टोर्स का खर्चा, तो स्टोर्स के लिए बेस है नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितनी मर्तबा रिक्वेस्ट करेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को उसी लिहाज से बेस होगी। यानी अज्यूम करो कि दो डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस स्टोर्स ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को 5 मरतबा या 10 मरतबा जितनी मरतबा माल भेजा, यानी जितनी मरतबा उन्होंने रिक्वेस्ट की। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 ने एक मरतबा भी नहीं माल मंगवाया पूरे महीने, अज्यूम करो, तो सारा खर्चा फिर प्रोडक्शन 1 को जाएगा क्योंकि उन्होंने कॉल किए। तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन बेस है आपके स्टोर्स के लिए। ये भी आप कंफर्म है, ये भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से नहीं चूज करनी, ये भी याद करनी है, बेसिस का पता होना चाहिए। कैंटीन के लिए है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी फॉर एग्जांपल मेरे फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक में 10 एम्प्लॉइज हैं, एक में 5 एम्प्लॉइज हैं। अब कैंटीन के वक्त तो सारे यूज करते हैं, तो खर्चा पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे होगा कि भाई इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज इतने ज्यादा है, इसका खर्चा ज्यादा, जिसके कम है उसका खर्चा कम। और मेंटेनेंस के लिए नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स, अगर ये गिवन ना हो तो मेंटेनेंस आवर्स भी यूज हो सकते हैं। मेंटेनेंस आवर्स भी यूज हो सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स गिवन ना हो। तो ये तीन आपके सर्विस डिपार्टमेंट है, उनकी बेसिस भी आगे कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ रिक्विजिशन फॉर स्टोर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर कैंटीन एंड नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स और मेंटेनेंस आवर्स बाय फॉर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स के इस तरह से एलोकेट करने हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ना क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को चूंकि हमने कंटिन्यू करना है तो मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, बार बार जो है ना वो फिर आपको। अच्छा देखो, एक साइड पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा देखो देखो, अब आपके पास ये एक सवाल है, इसी के आगे हमने कंटिन्यू करना है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 कैंटीन है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 इज कैंटीन एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 इज स्टोर्स, ठीक है। अब आपको उसने बेसिस दिए 3, नंबर ऑफ रिक्विजिशन भी दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी दिया है, नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट भी दिए हैं। तो काइंडली कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि कभी कभार वो बेसिस उस ओवरहेड की दे देता है जो ओवरहेड या जो डिपार्टमेंट दिया भी ना हो। जैसे नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स, अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है ही नहीं सवाल में, तो भाई इसकी फिर हमें जरूरत भी
नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स ना कभी कभार परेशान हो जाते हैं, कोई सवाल में डाटा ज्यादा गिवन हो उससे, या एक डाटा कम हो या समझ ना आ रहा हो, एक अलग बात है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये क्यों दिया है भाई, उससे तुम्हें कंफ्यूज करना है, लॉजिक देखनी तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको तो पहली बार तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, इग्नोर करोगे, इसकी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले ना, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट वन कैंटीन पे, यानी मेरी नजर अभी इस फिलहाल ये सर्विस डिपार्टमेंट वन पे है, वन पे है। ठीक है, अब हमें पता है सर्विस डिपार्टमेंट वन का खर्चा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को जाना है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा रीअपोर्शनमेंट, सर्विस वन का खर्चा जो पहले प्रोडक्शन वन को भी जाएगा, सर्विस वन का खर्चा जो कैंटीन है उसका खर्चा थोड़ा सा प्रोडक्शन वन को भी जाएगा, और सर्विस वन का खर्चा प्रोडक्शन टू को भी जाएगा। दोनों को जाएगा क्योंकि दोनों ने सर्विसेज ली हुई हैं। तो यहाँ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्किंग वगैरह, वर्किंग वन, दोनों के लिए वर्किंग वन है, यहाँ वर्किंग वन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता है, पहले प्रोडक्शन वन के मुताबिक देखते हैं कैंटीन को, कि इसका फॉर्मूला है टोटल सर्विस ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट बेस। हमें पता है कि इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, पहले तो हम टोटल ओवरहेड्स देखते हैं कितने हैं कैंटीन के, 7,000। अभी तक 7,000 का खर्चा है जो दोनों में डिवाइड होना है। तो टोटल सर्विस ओवरहेड्स यानी 7,000 डिवाइड बाय टोटल बेस। प्रोडक्ट, अब सर्विस वन की बात हो रही है यानी कैंटीन की बात हो रही है। कैंटीन का मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 7 + 5 12, टोटल बेस है 12, टोटल बेस है 12। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई किस तक जाना है, किस लेवल तक जाना है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के कितने एम्प्लॉइज थे, 7 एम्प्लॉइज थे, यहाँ लिख दो 7। और इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के लिए कैलकुलेशन होगी, 7,000 टोटल सर्विस ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट की बेस कितनी है, 5। पता चल जाएगा कि आपके पास, यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट वन का कितना खर्चा प्रोडक्शन वन और कितना खर्चा प्रोडक्शन टू के पास जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा, बताओ क्या से आ रहा है, 4083.3, और ये कितना आ रहा है, 2916.6.7 कर देते हैं। तो ये 7,000 मैंने क्या किया, अब जरा गौर से जरा प्रोसेस देखना क्या हुआ है। 7,000 में से कुछ हिस्सा चला गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के अंडर, यानी यहां आ गया कितना, 4083। पॉइंट्स मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, पॉइंट्स फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी 7,000 का कुछ हिस्सा चला गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के अंडर, यानी टू के अंडर लिखूंगा ना यहाँ पे, इसके इस 10,000 के नीचे आना है। तो यह 2917, पॉइंट्स चूंकि मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो मैंने 2917 कर दिया। यानी मैंने इस पूरे 7,000 को, चूंकि ये 7,000 की सर्विसेज एक्चुअली प्रोडक्शन वन और टू ने ली थी, तो उसी 7,000 को डिवाइड कर दिया ऑन रीअपोर्शनमेंट का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, यानी यहाँ 7,000 में से मैंने क्या किया, एक्चुअली 7,000 का 7,000 यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ रह गया नील, यानी ये खत्म हो गया, और बस क्या हुआ, ये 4083 और 2916 ये यहाँ पे आके एलोकेट हो गए। अभी मैं एरोस हटा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, सबको बता दो एक मरतबा, सब बता दो एक मरतबा, सब बता दो। अच्छा, अब दूसरी साइड में देखो, सेम भाई सर्विस डिपार्टमेंट टू भी कोई अलहदा से डिपार्टमेंट नहीं है, उन्होंने भी तो सर्विस दी है। इसके लिए क्या होगा कि अब सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन वन को भी सर्विसेज दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन टू को भी सर्विसेज दे रहा है। यानी इसके लिए मैं वर्किंग टू ओपन कर रहा हूँ दोनों के लिए। अब हम वर्किंग टू करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट टू का खर्चा कितना है, जरा हाईलाइट करके देख लेते हैं। ये 13,000 रुपए का खर्चा है, 13,000 का खर्चा है जो सर्विस डिपार्टमेंट टू का है। और अब इसने डिवाइड होना है प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू में, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू को ही तो सर्विस दी है। तो भाई वर्किंग टू ओपन कर लेते हैं। वर्किंग टू के लिए पहले प्रोडक्शन वन को कितना जाएगा, फिर प्रोडक्शन टू को निकालते हैं, सब दोनों का निकालते हैं। प्रोडक्शन वन को टोटल खर्चा प्रोडक्शन वन का है 13,000, डिवाइड बाय टोटल बेस पे आते हैं। अब स्टोर्स है दूसरा, स्टोर्स के लिए नंबर ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर्स 5 और 10, टोटल बेस हो गई 15, डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट डे 5। और इसी तरह प्रोडक्शन टू, टोटल ओवर सर्विस ओवर डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू डिपार्टमेंट बेस, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 4,333.3 और 8,666.67। ये मेरे पास आंसर्स आ गए ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट टू जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को जाना है।
अब एक आंसर 4333 है, एक आंसर 8666 है। यानी इस 13,000 में से कुछ हिस्सा जाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, और वो मैं बिल्कुल सर्विस डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के अंडर लिखूंगा, वो है 4333। और इसी में से कुछ हिस्सा जाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को, और वो कितना है 8667, क्योंकि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, पहले भी मैंने पॉइंट डाला था, ठीक है। 8667, यानी इस 13,000 का फायदा, क्या फायदा जो हमने कैलकुलेट किया, ये पोर्शन किया, तो हमें पता चला कि 4333 का फायदा एक्चुअली इसमें से लिया हुआ है प्रोडक्शन 1 ने, और 8667 का कुछ फायदा लिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 ने। मुझे बताओ ये जो कैलकुलेशंस मैंने दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए की है, ये क्लियर हो गई हैं? बताओ क्लियर हो गई हैं? एक मरतबा कंफर्म कर दो। एक मरतबा कंफर्म कर दो। अब इसका मतलब यहाँ से ये भी 13,000 खत्म हो गया। मेरी नजर में सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, उसके जितना भी खर्चा उसने लगाया था ना, वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चला गया। अब ये टेंशन खत्म हो गई कि हम यूनिट्स तक कैसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में यूनिट्स नहीं होते तो कोई बात नहीं, हमने उनके नेल भी तो कर दिया, और वो सारा खर्चा ले गए जितनी जितनी सर्विस इन्होंने प्रोडक्शन 1 ने और प्रोडक्शन 2 ने सर्विस 1 और सर्विस 2 से ली थी। अच्छा, जरा टोटल अप करो, टोटल अप करो जरा, टोटल अप करो जरा इसको। मतलब 14,000 तक तो टोटल अप ऑलरेडी है, ये 10,000 तक ऑलरेडी, इससे आगे टोटल अप करके बताओ प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 के आंसर। 22416 और 21584, 22416 और 21584, ये मेरे आ गए टोटल एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट प्लस रीअपोर्शनमेंट, यानी तीनों स्टेप्स क्रॉस करके ये मेरे पास ये वाले ओवरहेड्स आ गए। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ना एक मसला है। वो मसला ये है कि हमने जब रीअपोर्शनमेंट स्टार्ट किया तो हमारे जहन में एक ही सोच थी, हमारे जहन में एक ही पॉइंट था, और वो ये था कि यार ओवरहेड्स को हम जब डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट्स में, ओवरहेड्स को जब हम डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट्स में, तो ये देखेंगे किसने कितनी सर्विसेज ली हैं। सिंपल स्ट्रेट अवे, ये तो था सिंपल किस्म की रीअपोर्शनमेंट, जिसमें हमने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितनी सर्विस दी है। बट सोचो, क्या सर्विस डिपार्टमेंट क्या सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते होंगे? सोचो भाई, देखो, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है स्टोर्स, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है स्टोर्स। भाई स्टोर्स में बंदे नहीं है, क्या उन्होंने कैंटीन में नहीं जाना? क्या वो कैंटीन से सर्विसेज नहीं ले सकते? ऑब्वियस सी बात है, ले सकते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि स्टोर्स डिपार्ट कैंटीन डिपार्टमेंट को स्टोर्स की जरूरत ना पड़े, मैं मानता हूँ एक डिपार्टमेंट को दूसरे की जरूरत ना पड़े, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को पहले की जरूरत तो पड़ सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। स्टोर्स के बंदे कैंटीन में जाके सर्विस ले सकते हैं। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में क्या किया जाए? तो ये थी जो हमने अभी की है, ये है सिंपल, ये है सिंपल रीअपोर्शनमेंट। अब हम लोग करने लगे हैं जो इससे अगला क्वेश्चन, हम क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू ही समझना है इसको, तो इससे अगला जो रीअपोर्शनमेंट की दूसरी टाइप पढ़ने लगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट है। पहली थी सिंपल, ये दूसरी है वन वे मेथड। वन वे मेथड में क्या होता है, होगी रीअपोर्शनमेंट सेम वैसे ही, सवाल कैलकुलेशन सब वैसे ही है। बस इसमें क्या है कि सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरा होगा वो पहले को नहीं दे रहा होगा। एक होती है कि दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, वो इससे अगला मेथड है। एक है दोनों में से कोई किसी को नहीं दे रहा सर्विसेज, बस डायरेक्ट प्रोडक्शन को देने, वो सिंपल हमने पढ़ लिया। लेकिन एक है कि जिसमें एक तो दूसरे को सर्विस दे रहा है, लेकिन पहला दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा। जैसे सिंपल ये वाली एग्जांपल है स्टोर्स और कैंटीन की।
तो स्टोर्स तो कैंटीन से सर्विस ले सकता है, लेकिन हो सकता है कैंटीन वाले को स्टोर्स की जरूरत पड़े ही ना। भाई प्रैक्टिकली सोचो, कैंटीन वाले ने कौन सा माल मंगवाना है, वो वाला मशीनरी मंगवानी है या रॉ मटेरियल मंगवाना है, उन्हें रोज की चीज लानी है, बेच देनी है, रोज की चीज लाके बेच देनी है, स्टोर्स में थोड़ी स्टोर करके रखेगा। तो स्टोर्स को, कैंटीन को स्टोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टोर्स को कैंटीन की जरूरत है, वहां जो लोग हैं उनको उसकी जरूरत है। तो ये मेथड है वन वे है। मेथड। मुझे बताओ वन वे मेथड की लॉजिक क्लियर हुई है? हम क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन उससे पहले बताओ लॉजिक क्लियर हुई है? सर मुझे एक सवाल पूछना जी है। जी। सर इन दी एंड तो हम लोगों ने फिर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही कर देना होगा ना सब कुछ एलोकेट। जी जी। सही है, क्योंकि अगर ये आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज दे भी रहे हैं हाँ तो इन एट दी द एंड एंड वो नहीं, वाला। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो मैंने चेंज नहीं की ना, बेसिक डेफिनेशन यही है कि सारे सर्विस डिपार्टमेंट को एट लास्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक जाना है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है ना कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ ले जाता हूँ, डायरेक्टली यहाँ ले जाता हूँ, अब एट द एंड तो पोस्ट तो वही जानी है, लेकिन जब शो होगा जाके मैनेजर, सीनियर मैनेजमेंट या मालिकों को शो होगा, तो उनको लगेगा कि ये सारा खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट वन ने की है, सारा वन ही प्रोडक्शन वन और टू को दे रहा है। तो कल को जब कंट्रोल, क्योंकि कोस्ट के ऊपर ना कंट्रोल रखना जरूरी है, कल को देखा जाता है यार ये खर्चा, ये इसको अगर ये सर्विस दे रहे हैं, इतना खर्चा इसकी वजह से आ रहा है, तो ये ना आए। तो कल को फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि ना कैंटीन के पास मैं गया, एज अ ओनर गया, मैंने कहा यार तुम्हें पता नहीं तुमने कितना खर्चा उसको दे दिया, कितना खर्चा लगा दिया प्रोडक्शन वन टू पे। वो कहेगा सिर्फ प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू नहीं मुझसे सर्विसेज ले रहा था, बल्कि सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स के बंदे भी मुझसे सर्विसेज ले रहे थे। तो इसीलिए आपको प्रॉपर बताना, जो कैलकुलेशन करनी होती है वो सच की बेस पे करनी होती है। तो सच तो यही है कि तीनों ने पहले सर्विसेज ली, पहले वो एलोकेट होगा, फिर उसके बाद हम एट लास्ट जाएंगे प्रोडक्शन तक की, ठीक है, लेकिन सच बोलने के लिए हमें ये करना होता है। सही है? ओके ओके। हाँ। अच्छा, स्टेप डाउन मेथड भी यही है, स्टेप डाउन मेथड भी यही है। हमजा साहब आपने जो पूछा, इसी नाम से इसको बोला जाता है। अब सुनो, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेसिक हमारा यही है, एलोकेशन और अपॉर्चमेंट तक हमने यही कंसीडर करना है, लेकिन इसके आगे हम थोड़ा डिफरेंस करेंगे। तो इसीलिए मैं यही वैल्यूज ऊपर ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे, ये तो गिवन है कैलकुलेशन, जिससे इससे आगे का क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि सर्विस, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, ये मतलब मैंने लिख दिया। इस वाले क्वेश्चन में जब स्टेप डाउन मेथड या ये वन भी होता है, नॉर्मली बेसिस पे नहीं होता, नॉर्मली इसके लिए परसेंटेज दी होती है, और वो परसेंटेज के मैंने लिख दी। देखो क्वेश्चन ये है, सर्विस डिपार्टमेंट वन जो स्टोर्स है, अब ऊपर मैंने डिपार्टमेंट्स लिख दिए सारे, वो सर्विस किस तरह दे रहा है? अपनी टोटल सर्विसेज में से 45% वो सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन वन को, और 55% दे रहा है प्रोडक्शन टू को। तो ये तो फिर 45 और 55 वैसे ही 100 हो गया, यहाँ पे इससे आगे तो वो सर्विसेज दे नहीं रहा, यानी स्टोर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन और टू को सर्विस दे रहा है। लेकिन कैंटीन की अगर बात करें तो वो 30% सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्शन वन को, 50% सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन टू को, और कैंटीन सर्विस किसको, सर्विस वन को भी सर्विस दे रहा है कितनी, 20%, 20%। तो यहाँ पे अब ये वो केस बन गया जिसमें हमें स्टेप डाउन मेथड यानी वन वे मेथड के थ्रू ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा कोई हल नहीं है। नहीं डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि यार कोई मसला नहीं है कोई, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपरली सच बोलने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए, मालिकों के साथ गलत ना बोले, झूठ ना बोले, सही बताने के लिए हमें प्रॉपरली इस चीज को नोटिस में नोटिस करके इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली। अच्छा एक, अब
ये हमारे पास ऑलरेडी हच्चे हैं, हमने इनको एलोकेट करना है। सबसे पहले हम सर्विस डिपार्टमेंट वन को देखते हैं। अगर हम सर्विस डिपार्टमेंट वन को देखें तो वो तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। तो स्टेप डाउन, नंबर ऑफ बेस जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मिसाल देखो, इसमें बेस इस तरह नहीं गिवन होती, इसमें जस्ट परसेंटेज गिवन। अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाए फिर आपको बेस की जरूरत भी तो नहीं है। आप उसी कोर्स पे वो परसेंटेज लगाओगे तो पता चल जाएगा इतना अच्छा जा रहा है, तो बेस की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको सर्विस दे रहा हूँ इतने परसेंट, तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज लगा दूंगा, फिर जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब देखो, पहला रूल इसका पहला और आखिरी रूल, मतलब जो मेन अलहदा से रूल है वो ये है, ऑलवेज apportion the department which is giving service to another service department first। हमेशा आपने अपोर्शन करना है वो डिपार्टमेंट जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है उसको पहले। यानी ये नहीं करना कि पहले आपने सोचा अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट वन पहले आ रहा है, पहले इसको यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, पहले इसको यहाँ भेज देता हूँ फिर इसको ले जाऊंगा तीनों में। नहीं, क्यों भला? रीजन क्या है? क्योंकि जब आप 7,000 को पहले यहाँ पे दोनों में एलोकेट कर दोगे ना, तो फिर 13,000 की कुछ वैल्यू सर्विस वन में फिर ऐड हो जाएगी। वो फिर दोबारा अपोर्शन करोगे क्या? वो करोगे तो आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन ये होगा कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 7,000 को पहले 2 मरतबा यहाँ किया, फिर इस 13,000 को 1 2 और 1 के 3 ये किया, फिर यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको 1 2 करोगे, वो बड़ा मसला पड़ जाएगा। इसीलिए पहले उसको अपोर्शन कर लो जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। मुझे बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी कैलकुलेशन मैं पहले करूंगा, कैंटीन या स्टोर्स? सर ये पहले पॉइंट किसकी नहीं कैलकुलेशन करूँ? सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, कि आप मैं दोबारा मैं repeat- दोबारा बताता हूँ। देखो, स्टोर्स डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू को, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वन को भी सर्विस दे रहा है, प्रोडक्शन टू को भी सर्विस दे रहा है और प्रोडक्शन सर्विस वन को भी सर्विस दे रहा है। तो आपने पहले उसको अपोर्शन करना है जो किसी दूसरे को सर्विसेज दे रहा है, उसको नहीं करना जो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। तो अब सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस स्टोर्स दे रहा है, उसको पहले अपोर्शन नहीं करना। अपोर्शन उसको करना है जो दूसरी, जैसे सर्विस टू सर्विस वन को अपोर्शन वो सर्विसेज दे रहा है, पहले इसको अपोर्शन करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? सर अगर वो वाला पहले कर ले, मतलब ये जी, कोई ऐसा रूल तो नहीं है, क्या ऐसा ही होना चाहिए? अगर जैसे अगर वो हम पहले कर पहले। लें तो मैं आपको इसका इशू बताता हूँ। देखो, ये देखो इशू ये आएगा, 7,000 के जरा हम लेते हैं 55%। जी। जरा 7,000 का 55% लो, 3850। 3850। जी। अच्छा, अच्छा, 7,000 का 3850 इसको मिल जाएगा और 3150 इसको मिल जाएगा, राइट? जी। और यहाँ से 7,000 खत्म हो जाएगा। हाँ जी। अब इसके बाद जब हम 13,000 को करेंगे, 30% 3900 इसको मिल जाएगा, 50% 65 इसको मिल जाएगा। अब यहाँ इसको तो हमने खत्म कर दिया था ना, क्योंकि इसको हमने नील करना है। अब हमें मजबूरन दोबारा से 20% 2600 इसका यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ से ये 13,000 खत्म हो गया, अब जी। दोबारा 2600 यहाँ आ गया, फिर दोबारा प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू में, तो लेंथी नहीं हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि फिर हाँ दोबारा जी, और 2600 ये वाला, और ये जो 2600 है वैसे, जी अब जी, ये 45 जाएगा इधर और 55 जाएगा इधर, हाँ फिर इस तरह खत्म हो होगा। सकता है, आंसर आ सकता है, आंसर ठीक आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि अगर ये आप, स्टेप आप कह रहे हैं बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम पहले ही उसको वहां पे एलोकेट करेंगे S2 वाले को। हाँ अगर हम पहले कैंटीन को कर लें, अगर हम पहले कैंटीन को कर लेते हैं तो फिर ये इशू नहीं होगा ना, डबल डबल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया ये? अच्छा, हाँ जी सर, हाँ जी। तो इसीलिए यहाँ पे पहले कोशिश क्या करनी है, आसान करने के लिए पहले वो अपॉर्चमेंट कर लो जो पहले जो सबको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो पहले कैंटीन को कर लेते हैं। अब इसका इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। 13,000 आपने किया अपोर्शन तीनों में, ऑन 30 50 और 20। डायरेक्टली आपने क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट टू को देखना है। सर्विस डिपार्टमेंट टू और सर्विस डिपार्टमेंट टू, ये जो प्रोडक्शन वन को सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्शन टू को सर्विसेज दे रहा है और सर्विस वन को सर्विसेज दे रहा है। तो 13,000 का 30% आ जाएगा 3900 सर्विस डिपार्टमेंट वन, ये सीधा सीधा ये। और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को 50% सर्विस दे रहा है, तो ये आ जाएगा 6,500 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू। और सर्विस डिपार्टमेंट वन को भी सर्विसेज दे रहा है 20%, ये आ जाएगा 2,600।
ये तीनों में सर्विसेज मतलब तीनों में वैल्यूज ऐड हो गई। अच्छा, अब यहां से ये 13,000 क्या हुआ, खत्म हो गया और ये नील हो गया, इसका हमारा मकसद था नील हो गया। अब ये जो यहाँ पे 2600 आया इसका सर्विस डिपार्टमेंट 2 में इसका 2600 आया, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अब इसको ऐड अप कर लेंगे क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने 2600 की सर्विस दी। अब सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट 7,000 नहीं है बल्कि 9,600 हो गई। 9,600 क्योंकि अब ऐसा हुआ कि 2600 मजीद ऐड हुआ है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई ना अपनी, तो 9,600। अब 9,600 आगे सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में डिवाइड कर लो, इससे क्या होगा, एक स्टेप बच जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस 9600 को अब हम डिवाइड करेंगे, यानी सर्विस डिपार्टमेंट 1 को हम दो जगह डिवाइड करेंगे, प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2, बेस्ड अपॉन द परसेंटेज ऑफ 45 एंड 55। तो 9600 का 45% आएगा हमारे पास। ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, 9600 का 45%। 45% 4320, और 9600 का बाकी 55%, 5280। ये हमारे डिवाइड हो गए और यहाँ से 9600 नील हो गया, यहाँ से 9600 नील हो गया। और यहाँ हमारे दोनों सर्विस ओवरहेड्स की हैं ओवरहेड्स नील हो गए, और हमारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। ये कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बता दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का और 2 का। फाइनल आंसर बता दो प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 का। टेट्रा 20 और 21780। 21780। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक आप लोगों को क्या वन वे मेथड क्लियर है? सिंपल मेथड और वन वे मेथड सबको क्लियर हुआ? एक मरतबा सब बता दो, सिंपल मेथड और वन वे मेथड सबको क्लियर हुआ? गुड। अच्छा, अब एक मेथड जो हम आज नहीं करें, कल की क्लास में करेंगे, वो ये है कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस 2 को भी सर्विस दे रहा हो और सर्विस 2 सर्विस 1 को भी सर्विस दे रहा हो, यानी एज्यूम करो कि मेंटेनेंस और स्टोर्स हैं। अब मेंटेनेंस सर स्टोर्स जो है वो मेंटेनेंस को इस तरह सर्विस दे रही है कि स्टोर्स ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि जितने भी आपके इक्विपमेंट्स है आप स्टोर्स में रख सकते हो, यूज कर सकते हो स्टोर्स। और या क्या कहते हैं, स्टोर्स ने ये भी बोला कि कोई आपको कोई ऐसा जो पहले आपको एक्स्ट्रा आपके पास कोई मशीनरी पड़ी हुई है या मेंटेनेंस के तौर पे जो चीजें पड़ी हुई हैं उन्हें सेविंग के लिए आप रख सकते हो। और मेंटेनेंस ने भी स्टोर्स को बोल दिया कि अगर आपको कभी आपके स्टोर्स में कोई चीज को मेंटेनेंस की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। तो दोनों ने वादा कर लिया कि हम एक दूसरे को सर्विस देंगे। तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये अब जो इसमें जो कैलकुलेशन होनी है वो इस तरह कैलकुलेशन नहीं होगी, सिंपल सीधी सीधी नहीं होगी। इसमें हम बेसिकली अलजबरा यूज करेंगे, जिस वजह से इसको आप इस टू वे इसका नाम वैसे टू वे मेथड है। और इस टू वे मेथड को इस वजह से चूंकि इसमें अलजबरा यूज होगा तो इसको अलजबराइक मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने अलजबरा और वो इक्वेशंस के थ्रू इसको करना है। ये भी आसान। और कल हमारा ये रीअपोर्शनमेंट एंड हो गया, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और कल हम इसको क्या कहते हैं कंप्लीट यानी एंड कर लेंगे। कल हमारा चैप्टर एंड होना है, तो काइंडली क्लास सब लेना। ठीक है, और क्या कहते हैं जहां आप लोगों को इशू आप मुझसे पूछ सकते हो, आज की क्लास में कहीं इशू है तो पूछ लो। हाँ मैं ड्राइव कर देता हूँ, मैं ड्राइव कर देता हूँ, मैं ड्राइव कर देता हूँ सबको। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, अपना याद रखो, अल्लाह हाफिज।